बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी हमारे मॉलिक्यूल्स की शेप बताने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कि वेस्पर थ्योरी होती कैसे है, होती क्या है और ये कैसे ओरिजिनेट हुई। दूसरी बात हम देखेंगे रूल्स टू फाइंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर हमें शेप्स निकालनी है किसी मॉलिक्यूल की तो उसको फाइंड करने के लिए उसके क्या क्या रूल्स होंगे। और तीसरी बात होगी वेरियस केसेस एंड सम इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब हम कुछ इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि जिसकी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग या हमारे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग शेप कुछ और आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ और फैक्टर वहाँ पे डोमिनेट कर गए और उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एटम। ठीक है, देखो जो भी शेप होती है किसी भी एटम की वो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो एक होगा उसका बॉन्ड पेयर और एक होगा उसका लोन पेयर। वो जिससे भी बॉन्ड बना रहा होगा तो वो बॉन्ड पेयर्स के थ्रू बना रहा होगा, और जो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे वो लोन पेयर की तरह बन के बैठे हुए होंगे। तो पूरा मॉलिक्यूल एक तरीके से हमारा एक इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की तरह है। तो उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से उसकी कोई शेप आ रही होगी, तो हम उसी चीज़ को देखेंगे। That shape can often be predicted using what is called valence shell electron pair repulsion model। ठीक है ना, उसी शेप को हम इस थ्योरी के द्वारा बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बस यहीं तक। ठीक है, देखो अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स एंड इन लोन पेयर्स कैन बी थॉट एज चार्ज क्लाउड्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे बॉन्ड्स में और लोन पेयर्स में, हम उनको चार्ज क्लाउड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। चार्ज क्लाउड का मतलब क्या है? चार्ज का बादल। ठीक है ना, बादल की कोई शेप नहीं होती, इसी प्रकार लोन पेयर की कोई शेप नहीं होती, उसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो बादल की तरह है, वो फैला हुआ है चारों ओर। ठीक है, फिर दैट रेपल वन अनोदर, है ना, और जो एक दूसरे को क्या करेगा? रेपल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, है तो वो इलेक्ट्रॉन का बादल ही ना। बस अंतर इतना है कि बॉन्ड पेयर जो है वो 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है और जो लोन पेयर है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। लेकिन जब भी वो पास पास आएंगे तो वो रिपल्शन करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ऐसा क्यों है? देखो लोन पेयर एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, मतलब वो ज्यादा दौड़ भाग कर सकता है। ज्यादा दौड़ भाग करेगा तो ज्यादा रिपल्शन भी करेगा, क्योंकि वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, मतलब वो एक जगह अपने टिके हुए हैं, कस के पकड़ा हुआ है उनको 2 न्यूक्लियस ने। तो वो कम भाग दौड़ करेंगे, कम भाग दौड़ करेंगे तो कम टकराएंगे एक दूसरे से और कम रिपल्शन करेंगे। इसलिए लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यही कह रहा है यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड्स में, चाहे वो लोन पेयर के हो चाहे वो बॉन्ड पेयर के हो, वो आपस में रिपल्शन तो करेंगे। ठीक है, अब रिपल्शन करते करते वो एक ऐसी कंडीशन पर आएंगे जहां पर उनका रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है, और हर तरफ से रिपल्शन इस तरीके से इक्वलाइज हो जाएगा या इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि अब वो मॉलिक्यूल हिल डुल नहीं सकता, मतलब अब उसके बॉन्ड्स हिल डुल नहीं सकते। ठीक है ना, तो उस जगह जो उस मॉलिक्यूल की शेप होगी हम उसको फिगर आउट करेंगे। उस मॉलिक्यूल का उस समय जो एंगल होगा हम उसको फिगर आउट करेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो thus causing molecules to assume specific shape। ठीक है, समझ में आ गई। there are only two steps to remember in applying the वेस्पर मॉडल। हम वेस्पर मॉडल को केवल 2 स्टेप्स से समझेंगे, हमारे केवल 2 ही रूल्स हैं। हम हर मॉलिक्यूल्स पर उन 2 रूल्स को अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो रूल्स देखते हैं कौन कौन से होंगे। रूल नंबर 1, write an electron dot structure of the molecule as described and count the number of electron charge clouds surrounding the atom of interest। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले एक एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लेना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमें उसके चारों ओर कितने चार्ज क्लाउड हैं वो समझने हैं। अब समझो चार्ज क्लाउड हमें कैसे पता लगाने हैं। देखो सपोज मेरा कोई एटम है एक्स, मैंने इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया और मुझे पता चला कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके चारों ओर 4 तरीके के चार्ज क्लाउड हो गए। कैसे? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये बहुत सिंपल था।
दूसरा वाला देखते हैं। यहां पर X जो था वो दो तरीके के बॉन्ड बना रहा था। याद रखो मैं बोल रहा हूं दो तरीके के, मैं ये नहीं बोल रहा दो बॉन्ड बना रहा था, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और एक इसके पास लोन पेयर है। मतलब उसके पास तीन तरीके के चार्ज क्लाउड हैं। समझ में आ रही है ना। देखो ऐसा मत करना कि अगर मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड का एक चार्ज क्लाउड तो डबल बॉन्ड के दो चार्ज क्लाउड हो गए और टोटल मॉलिक्यूल में कितने हो गए, चार चार्ज क्लाउड। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। देखो चार्ज क्लाउड का मतलब क्या है, चार्ज का बादल। बादल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो बादल है, वो एक ही बादल है, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड का एक चार्ज क्लाउड, डबल बॉन्ड के दो चार्ज क्लाउड, डबल बॉन्ड का भी एक चार्ज क्लाउड और लोन पेयर का भी एक चार्ज क्लाउड। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल तीन चार्ज क्लाउड हो गए, ठीक है। चार्ज क्लाउड की डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। अभी आगे हम मॉलिक्यूल्स और देखेंगे तो उसमें भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ चार्ज क्लाउड्स अराउंड ईच एटम बाय अज्यूमिंग दैट द क्लाउड्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस एज फार एज अवे फ्रॉम वन अनदर। हाउ दे विल अचीव देयर नंबर डिपेंड्स ऑन देयर नंबर। देखो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने चार्ज क्लाउड अपने पता लगा लिए, फिर उन चार्ज क्लाउड को मैक्सिमम से मैक्सिमम उतनी दूरी पर रखो जिससे उनके बीच में उस समय मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। और उस मिनिमम रिपल्शन वाली जो जगह है, मतलब जिस समय वो मिनिमम रिपल्शन कर रहे हैं उस समय जो उनकी शेप है उस शेप की आप फोटो खींच लो और वही आपके मॉलिक्यूल की शेप हो जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम उसी शेप में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब समझते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम देखते हैं अपना टू चार्ज क्लाउड का, ठीक है। समझो जब भी किसी मॉलिक्यूल में टू चार्ज क्लाउड का सिस्टम होगा तो उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन करने के लिए एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। और उनकी शेप उस समय हो जाएगी लीनियर। देखो कैसे, सपोज मेरा एक एग्जांपल लिया मैंने CO2, ठीक है। तो अब देखो मैं सेंट्रल एटम के थ्रू देख रहा हूं। देखो मैं सेंट्रल एटम के थ्रू क्यों देख रहा हूं, जब मैं मॉलिक्यूल की शेप निकाल रहा हूं तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड पेयर्स के बीच में एंगल्स देख रहा हूं, ठीक है ना। मुझे एंगल्स पता लग जाएंगे तो मैं उसकी शेप बता दूंगा। कैसे, जैसे कि सपोज मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड पेयर्स हैं और तीनों बॉन्ड पेयर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो मेरे दिमाग में तुरंत मैथमेटिक्स घूम जाएगी कि जरूर वो लोग ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना रहे होंगे, मतलब एक कुछ ट्राइंगल जैसी शेप बना रहे होंगे वो लोग, तभी तो ऐसा होगा। इतनी मैथमेटिक्स में समझता हूँ, इतना मैं डेवलप हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं शेप निकालने के लिए मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। अब एंगल का एक रूल है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक एंगल को बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब जरा सराउंडिंग एटम की तरफ नजर डालो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास केवल एक ही बॉन्ड पेयर है, मतलब इस तरीके का। इसके दो पॉइंट्स, तो एक तो ऑक्सीजन हो गया, एक ये हो गया। इसको एक और पॉइंट चाहिए एंगल डिफाइन करने के लिए, उसके पास वो तीसरा पॉइंट नहीं है। इसलिए हम कभी भी सराउंडिंग एटम के हिसाब से एंगल्स को नहीं डिफाइन करते, हमेशा हम सेंट्रल एटम के हिसाब से देखते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में जब मैं आपको बीवीटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाऊंगा, तब आप देखेंगे कि हम केवल हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम का निकाल रहे हैं, सराउंडिंग एटम का नहीं निकाल रहे। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं निकाल रहे। उसका कारण यही है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी एंगल्स डिसिमिलरिटीज की वजह से ही आया था, उन्हीं को करेक्ट करने के लिए आया था। तो सराउंडिंग एटम का हमें एंगल से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हम उसको निकाल ही नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन भी किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। और शेप जब भी हमें निकालनी होगी तो हम सेंट्रल एटम के थ्रू ही जाएंगे। तो अब देखो सेंट्रल एटम को, ये कार्बन, जब मैंने CO2 का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन के बैलेंस शेल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन मेरे शेयर हो गए और डबल बॉन्ड हो 2 बन गए, ठीक है। तो कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है, 1 2, ठीक है ना। चार्ज क्लाउड 4 नहीं है, ठीक है। हर तरीके का एक बादल, तो कितने बादल हैं, 2 तरीके के बादल हैं।
अब मैं इन ऑक्सीजन को मैक्सिमम कितनी दूरी पर रखूं ताकि ये मिनिमम रिपल्शन करें, तो सबको पता है 180 डिग्री की दूरी पर रख दो तो वो उस समय सबसे मिनिमम रिपल्शन करेंगे, और इस समय इसका एंगल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो टू चार्ज क्लाउड सिस्टम में मेरा आइडियल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, और मेरी शेप क्या होती है, लीनियर। दूसरा एग्जांपल देखो, HCN, कार्बन के कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 शेयर कर लेगा और नाइट्रोजन 3 शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इसमें भी चार्ज क्लाउड कितने हैं, 1 और 2। ट्रिपल बॉन्ड के 3 चार्ज क्लाउड नहीं बोलने हैं, बादल छोटा हो चाहे बड़ा, बादल बादल है। तो इसमें भी 2 तरह के चार्ज क्लाउड, तो इसकी शेप भी क्या हो गई, लीनियर, और एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये थी चर्चा हमारी 2 चार्ज क्लाउड सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं 3 चार्ज क्लाउड सिस्टम में। देखो 3 चार्ज क्लाउड सिस्टम में क्या बताया गया कि इनको मिनिमम रिपल्शन करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 डिग्री के एंगल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय इनकी शेप जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब समझो, अच्छा मैंने यहां पर ट्राइगोनल पिरामिडल लिख दिया भूल से, यहां पर ये गलती है, इसको आप प्लेनर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, अब सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड का। देखो फॉर्मल्डिहाइड के एग्जांपल में क्या होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए और 2 ऑक्सीजन से शेयर कर लिए, तो अब इसके पास चार्ज क्लाउड कितने हो गए, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो हमने इसको कहाँ पर रख दिया, 120 डिग्री के एंगल पर। अब देखो ये मैंने एग्जैक्ट एंगल बताया कि यहाँ पर कितना है, 122 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर 117 डिग्री का एंगल होता है। आपको इतना एग्जैक्ट याद नहीं रखना, आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, 3 चार्ज क्लाउड का सिस्टम होगा, तो हर बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा और उसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम जब आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, वो कैसे बताएंगे वो बाद में समझेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अब SO2 को समझते हैं। SO2 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें भी कितने चार्ज क्लाउड आएंगे, 1 2 3। लेकिन याद करो मेरा इंट्रोडक्शन का तीसरा पॉइंट, मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिनकी शेप तो कुछ और आनी चाहिए थी, लेकिन किसी किसी फैक्टर के कारण की वजह से उनकी शेप कुछ और आने लगती है, तो वही मैं समझता हूँ। देखो SO2 की जो ज्योमेट्री है वो तो आज भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ध्यान रखो मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री, मैं शेप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ज्योमेट्री जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं लोन पेयर को कंसीडर करके बोल रहा हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी हम मॉलिक्यूल्स की शेप निकालेंगे तो हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। ये लोन पेयर के साथ जाती हुई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसा है, लोन पेयर्स को हम कभी भी शेप निकालते में काउंट नहीं करते, हमेशा हम बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से ही शेप निकालते हैं। तो अब देखो इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड तो आए 3, लेकिन इसकी शेप होनी चाहिए थी ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो लोन पेयर को छुपा लो। और अब देखो इसकी शेप कैसी लग रही है, इस तरीके की। तो ये शेप कैसी है, देखो आपने ABCD में WXVYZ वाला पढ़ा होगा ना, V है ना, तो V शेप है इसकी, है ना। और ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेंड शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 चार्ज क्लाउड सिस्टम में हमने 2 तरीके की चीजें पढ़ी। अगर हमारा कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आइडियल शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर हमारा एक लोन पेयर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उसमें V शेप हो जाएगी। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर अगर 2 लोन पेयर आ गए तो क्या होगा, 2 लोन पेयर आ गए तो उसमें केवल 2 ही एटम बचेंगे और एंगल बनाने के लिए मुझे 3 एटम चाहिए होते हैं, तो इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कह सकते और ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता भी नहीं है। चलो नेक्स्ट है 4 चार्ज क्लाउड सिस्टम। इसमें समझो जब भी किसी मॉलिक्यूल में 4 चार्ज क्लाउड सिस्टम होंगे तो उनके बीच में मैक्सिमम एंगल मिनिमम रिपल्शन के लिए होना चाहिए 109.5 डिग्री का, या फिर इसको 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी याद कर लो, 109 डिग्री 28 मिनट ज़्यादा एक्यूरेट है, आप उसी को याद रखो,
ठीक है ना, 109.5 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। और उनकी जो शेप होगी उस समय वो होगी टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, इस तरीके की होती है, शेप इस तरीके की होती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे समझो, इनको ऐसा समझा जाता है कि जब वो मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक, जैसे कि अगर हम सेंट्रल एटम को एक टेट्राहेड्रन में रख दें और उसके चारों एटम्स को उसके कॉर्नर पे सजा दें तो जो शेप बनेगी वही उसकी शेप होती है। जैसे ये एक टेट्राहेड्रन है, ये एक 3D फिगर है, ठीक है ना। तो मैंने सेंट्रल एटम को रख दिया यहाँ पर, इसका एक एटम यहाँ चला गया, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। और सबके बीच में एंगल कितना है, 109.5 डिग्री का। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ बीच में एंगल ज़्यादा लग रहा है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके बीच में बराबर एंगल है। शेप कैसी होती है, ऐसी। इसको कॉपी पे कैसे बनाते हैं, ये सेंट्रल एटम, ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम टेट्राहेड्रल एटम को दिखाते हैं। अब समझो, देखो अब हम पहला मॉलिक्यूल लेते हैं अपना CH4 का। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 4 हाइड्रोजन है, चारों शेयर हो गए, ठीक है ना, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो आइडियल शेप क्या हुई, आइडियल शेप हो गई टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चार्ज क्लाउड है, ठीक है। एंगल कितना हो गया, 109.5 डिग्री का, ठीक है। ये देखो, ये मैंने जो बेस और डैश दिखाए ना, ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जब भी हम टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स के इस हिसाब से अरेंज होता है कि उसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो तो आते हैं प्लेन में। प्लेन का मतलब है, आप ऐसे समझ लो, मैंने अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को जमीन पर रख दिया, ठीक है, तो और मैं अगर उसको ऊपर से झांक रहा हूँ तो क्या होगा, तो मुझे दिखाई देगा कि 2 एटम तो मेरे जमीन से टच हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, 3 एटम, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन ये जो डार्क लाइन में आपको H दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मैं अगर ऊपर से झांक रहा हूं ना तो ये हाइड्रोजन जमीन से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। और ये जो चौथी लाइन देख रहे हैं आप, ये डैश 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 करके, ये एक्चुअली में इस तरीके से बनी हुई है। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं लाइन छोटी होती जा रही है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, दूर जाते जाते लाइन बड़ी कर देते हैं, वो गलत रिप्रेजेंटेशन है। एनसीईआरटी में बखूबी इसको दिखाया गया है, ठीक है ना। दूर जाते जाते लाइन छोटी होती है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन मेरे से दूर जा रहा है, मतलब मैं ऊपर से झांक रहा हूँ तो वह हाइड्रोजन जमीन के नीचे जा रहा है, पाताल में घुस गया, ठीक है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन मुद्दे की बात थी हमारी शेप, वो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हो अपना अमोनिया, NH3। अमोनिया का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो 3 तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो लोन पेयर की तरह बैठे हुए हैं। तो अब इसमें चार्ज क्लाउड देखो, 1 2 3 4, 4 चार्ज क्लाउड का मतलब क्या है, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। शेप भी कैसी होनी चाहिए, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, शेप कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या हुआ, इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल हो गया, कैसे, लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर ने क्या किया, शेप निकालने के लिए लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो जब हमने इसके लोन पेयर को छुपा लिया तो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर है और इसकी शेप कुछ इस तरीके की दिख रही है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये शेप के नाम आपको याद रखनी है, सीधे मॉलिक्यूल दिया होगा और शेप पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है ना। तो इसकी शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के बीच में ज़्यादा रिपल्शन, बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन। तो जब रिपल्शन इधर की साइड ज़्यादा है तो ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स पेयर को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ दबा देगा, ठीक है ना। और दबा देगा तो यहाँ पर एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री का, लेकिन एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है और वो पहुँच जाता है 107 डिग्री पर। तो अमोनिया के बीच में एंगल कितना होता है, 107 डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाटर मॉलिक्यूल। पानी से तो हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, 2 लेक्चर पढ़े थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल जब बनाओगे तो उसमें क्या आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। अब इसमें चार्ज क्लाउड देखो, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 चार्ज क्लाउड,
ठीक है ना। आइडियल शेप क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते। तो अब देखो इसमें तो दो दो लोन पेयर हैं, है ना, तो ये तो और भी ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, तो ये इसके एंगल को और कम कर देंगे। और जब आइडियली देखा गया तो इनके बीच में एंगल कितना आता है, 104.5 डिग्री। तो पानी में एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। और इसकी शेप क्या होती है, बैंड शेप। ठीक है, नेक्स्ट 5 चार्ज क्लाउड सिस्टम। 5 चार्ज क्लाउड सिस्टम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है उसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसके ऊपर हम बेंड्स रूल और फ्रैक्शनलिटी बिहेवियर भी पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। इसको समझो, ये शेप कैसी होती है, इसमें 2 बॉन्ड्स तो एक्सियल होते हैं और 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक है, जब इसको कॉपी पर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सपोज ये एक सेंट्रल एटम है, इसके 2 बॉन्ड एक्सियल हो गए और 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल हो गए। ठीक है, ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये सारे कितने के हैं, 90 डिग्री के। और ये जो इक्वेटोरियल के बीच में है, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, क्या ये कितने का है, 120 डिग्री का। ठीक है, चलो तो अब इसमें 2 तरीके के एंगल हो गए, कौन कौन से, 90 डिग्री और 120 डिग्री। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d, वो बात की बात है। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें समझ में आ गई, शेप होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और एंगल होगा 120 डिग्री। चलो तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है PCl5। PCl5 में जब आप देखेंगे तो 5 चार्ज क्लाउड है। 5 चार्ज क्लाउड का मतलब आइडियल शेप, आइडियल शेप बोले तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आई किसमें, SF4 में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है ना, 4 फ्लोरीन ने शेयर कर लिए, 1 लोन पेयर बच गया। आइडियल शेप क्या होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मैंने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही क्यों रखा, एक्सियल पोजीशन पर क्यों नहीं रखा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये बेंट रूल से बहुत अच्छे से हम आगे आने वाले लेक्चर में पूरा एक लेक्चर लगाएंगे बेंट रूल पर और उसको समझेंगे कि लोन पेयर मेरा यहाँ क्यों नहीं आया। ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन पर मैंने इसको इक्वेटोरियल पर क्यों रखा। अभी आप इसको याद कर लीजिए कि लोन पेयर जो होगा वो मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो अब इसको छुपा लिया, तो शेप कैसी दिख रही है, कुछ इस तरीके की, है ना, या अगर मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली बनाऊं तो इस तरीके की। इस शेप को देख के कुछ याद आया, बचपन में एक झूला झूलते थे, ठीक है ना, उसमें क्या होता था, दोनों साइड वेट रखते थे, मतलब दोनों साइड हम लोग बैठते थे एक एक व्यक्ति, और एक ऊपर जाता था दूसरा नीचे आता था, दूसरा ऊपर जाता था पहला नीचे आ जाता था, उसको क्या बोलते थे, शीशो, है ना। तो इसकी शेप भी क्या है, सी शॉ, इस शेप को क्या बोलते हैं, शीशो शेप। ठीक है ना, दूसरा मॉलिक्यूल ClF3। Cl में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 3 फ्लोरीन ने शेयर कर लिए, बचे 4, तो 2 लोन पेयर बनकर बैठ गए। तो चार्ज क्लाउड कितने हैं, 5। आइडियल शेप क्या होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन 2 लोन पेयर आ गए, और लोन पेयर को कहाँ रखना है, ट्राइगोनल पिरामिडल बाईपिरामिडल में हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिए। ठीक है ना, अब इनको छुपा लो, तो शेप कैसी बन गई, टी शेप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टी शेप। नेक्स्ट मॉलिक्यूल I3 माइनस। ठीक है, तो I में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 आउटर मोस्ट सेल में, एक आ गया, हो गए कितने, 8, 2 आयोडीन से शेयर हो गए, बचे कितने, 6, 3 लोन पेयर बन के बैठेंगे। तो देखो तीनों को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पर। अब इनको छुपा लो, तो बची कैसे, लीनियर शेप बन गई, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर शेप। ठीक है ना, तो 5 चार्ज क्लाउड सिस्टम मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने इसमें 4 तरीके के केस पढ़े। जब मेरी आइडियल शेप होगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 90 डिग्री का एंगल और 120 डिग्री का एंगल, और उनके बीच में शेप जो होगी वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है ना, अब जब मैं इस केस में आया तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, उसको मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा, और जो मेरी शेप थी वो क्या हो गई, सी शॉ,
ठीक है। अब इसमें भी एक बात याद रखना कि ये जो लोन पेयर है वो थोड़ा थोड़ा रिपल्शन तो करेगा, तो ये एक्चुअली में सीधे नहीं होते, ये थोड़े से बेंड हो जाते हैं, बहुत थोड़े से। लेकिन हम इसकी शेप अभी भी क्या बोलेंगे, सी शॉ। लेकिन ये जो एंगल है वो अब प्रॉपर 90 डिग्री का नहीं रहता, ये एंगल थोड़ा सा 90 डिग्री से कम हो जाता है, हो सकता है 89 हो जाता हो, है ना। और ये जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को भी थोड़ा सा रेपल करता है, तो ये 120 नहीं रहता, हो सकता है 119 हो जाता हो, ठीक है ना। तो लगभग अगर आपसे वो एंगल पूछे तो आप वैसे तो 120 लिख के आओगे, लेकिन अगर वो एमसीक्यू में दे दे कि हाउ मेनी एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री इन SF4 मॉलिक्यूल, तो आंसर होगा 0, ठीक है ना। ऐसे ही ClF3 में जब हमने क्या देखा, तो जब 2 लोन पेयर आए तो हमारी शेप हो गई थी टी शेप, और जब 3 लोन पेयर आए तो हमारी शेप हो गई थी लीनियर। चलो नेक्स्ट, 6 चार्ज क्लाउड सिस्टम। ये भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, लेकिन जब भी 6 चार्ज क्लाउड का सिस्टम आएगा तो जब हम उनको अरेंज करेंगे मिनिमम रिपल्शन के लिए, तो उनके बीच में सभी बॉन्ड्स के बीच में कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और उसकी शेप जो होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे, ये सेंट्रल एटम, ये 4 एटम प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के, ये चारों भी 90 के हैं, ये चारों भी 90 के हैं, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री के एंगल हैं, ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। चलो अब समझते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया SF6 का, ठीक है ना। SF6 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, हम इसकी प्रॉपर्टीज सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में ब्लॉक्स के टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनर्ट गैस की तरह यूज होता है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है ना। SF6 क्या है, आइडियल शेप है, कैसी, ऑक्टाहेड्रल। क्यों, सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन ने शेयर कर लिए, तो शेप कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। एंगल कितने हो गए, 90 के। अब लेकिन नेक्स्ट लेते हैं हम क्या, SbCl5 2 नेगेटिव। Sb क्या है, एंटी मनी, है ना। किस में बताया था मैंने, वंडरवॉल्स रेडियस, जब वंडरवॉल्स फोर्सेस पढ़ रहे थे तब एक फैमिली मैंने नाइट्रोजन फैमिली पूरी लिखी थी, उसमें एंटी मनी भी आया था, है ना। जब हम क्या कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर कर रहे थे, तो एंटी मनी क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का, नहीं पीते ऐसे सब BD, है ना। तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 2 और आ गए तो टोटल हो गए 7, 5 शेयर हो गए तो बचे कितने, 2, तो वो लोन पेयर बन के बैठेगा। तो चार्ज क्लाउड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब आइडियल शेप क्या होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते, तो लोन पेयर को रखा और उसको छुपा लिया, ठीक है ना। तो अब जो मेरी शेप बन गई वो कैसी बन गई, स्क्वायर पिरामिडल। ये चारों किस में है, प्लेन में, तो एक स्क्वायर की तरह बना रहे हैं, और ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो ये एक पिरामिड की तरह बन गया। ऐसे ही इस शेप को हम ऑक्टाहेड्रल की बजाय स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे ऑक्टाहेड्रल बोल लो चाहे स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल लो, क्यों, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर बनना है और एक पिरामिड नीचे बनना है, ठीक है। अगला XeF4, Xe में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 4 हो गए शेयर, बचे 4, तो कैसे रहेंगे, 2 लोन पेयर बन के रहेंगे। तो दोनों लोन पेयर को हटा दो और इसकी शेप कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर। चलो नेक्स्ट, 7 चार्ज क्लाउड सिस्टम। ये भी कुछ कुछ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह है, लेकिन उससे पूरा अपोजिट है। मतलब इसका भी बेंट रूल है, इसको भी हम आगे आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। बेंट रूल जब हम पढ़ेंगे तो दोनों का एक साथ पढ़ेंगे। इसकी जो शेप होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब प्लेन में होंगे मेरे 5 एटम, ठीक है ना। एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। 2D में तो ऐसे ही दिखाएंगे ना, ऊपर नीचे कैसे दिखाते हैं 2D में, एग्जैक्टली में ये, ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल 3 एटम जो होते हैं वो आते हैं, 4 एटम जो होते हैं वो आते हैं प्लेन में, 2 प्लेन से आगे और 2 प्लेन से पीछे, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होता है, ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल वालों के बीच में एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, और जो इक्वेटोरियल वालों के बीच में होता है वो होता है 72 डिग्री का,
ठीक है ना। तो दो तरीके एंगल हैं इसमें, 90 डिग्री और 72 डिग्री। एंगल तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। अब अगर मैं एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड ले लूँ कि इसमें और इसके पहले वाले के बीच में कितने एंगल हैं, तो 72 + 72 कर देंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 144। तो ऐसा करके तो एंगल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो दो तरीके के एंगल हैं, 90 डिग्री और 72 डिग्री। और इसकी शेप कैसी है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला केस आया मेरा IF7 का। तो देखो ये तो सिंपल है, आइडियल शेप है। आई पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 7 फ्लोरीन शेयर हो गए। चार्ज क्लाउड कितने हो गए, 7, तो 7 चार्ज क्लाउड का मतलब है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगला केस देखते हैं, IF6 नेगेटिव। तो इसको ओरली करने की कोशिश करो। देखो आई पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल हो गए 8, 6 फ्लोरीन ने शेयर कर लिए और एक बचा लोन पेयर। तो चार्ज क्लाउड भी कितने हो गए, 7 चार्ज क्लाउड हो गए। ठीक है, तो अब देखो इसी सिस्टम पे आओ वापस। एक लोन पेयर को मुझे प्लेस करना है, ठीक है। याद करो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मैंने लोन पेयर को कहां पे रखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। लेकिन पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, उससे बिल्कुल अपोजिट। तो इसको मैं कहां पे रखूंगा, एक्सियल पोजीशन पर। यहां पर मैंने रख दिया लोन पेयर को, और लोन पेयर को शेप निकालने में काउंट नहीं करते। तो अब जो मेरी शेप बची वो कैसी हो गई, पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है ना, एक पिरामिड हट गया तो एक बची पेंटागोनल पिरामिडल। ऐसे ही जब हम XeF5 नेगेटिव का केस देखेंगे तो उसमें आएंगे दो लोन पेयर। तो दो लोन पेयर के मतलब है कि एक लोन पेयर यहाँ पर भी रख देंगे तो ये भी हट जाएगा और उसकी शेप हो जाएगी कैसी, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों। बस इतना ही था, इतनी तरीके की हमें शेप्स देखनी थी। लेकिन अभी हम पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, पहला मॉलिक्यूल है मेरा CF2। कार्बिन है एक टाइप की, वो छोड़ो क्या होता है कार्बिन, अभी समझो शेप। तो देखो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। 2 शेयर हो गए फ्लोरीन से और एक लोन पेयर। चार्ज क्लाउड कितने हो गए, 1, 2, 3, ठीक है। 3 चार्ज क्लाउड लेकिन एक लोन पेयर, और लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो याद करो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में अगर एक आ जाए लोन पेयर तो कौन सा केस हो गया, SO2 जैसा केस हो गया। तो उसकी शेप कैसी होती थी, बैंड शेप। कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, शेप हो जाएगी बैंड शेप। तो CF2 में कैसी शेप है, बैंड शेप। नेक्स्ट XeF2। Xe पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 शेयर हो गए, 1, 2, 3 लोन पेयर बचे। चार्ज क्लाउड 1, 2, 3, 4, 5, 5 चार्ज क्लाउड, मतलब कौन सी शेप होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन लोन पेयर को काउंट नहीं करते, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर को कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, तो ये केस किसकी तरह हो गया, I3 माइनस की तरह। ठीक है, तीनों इक्वेटोरियल पर लोन पेयर आ जाएंगे तो शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो XeF2 की शेप कैसी है, लीनियर। अगला IF4 पॉजिटिव। आई पे कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन एक पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया। 4 शेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 2 बचे, लोन पेयर की तरह रहेंगे। फिर से क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पर। शेप कैसी हो जाएगी, शीशा शेप। नेक्स्ट XeO3F2। 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 फ्लोरीन ने शेयर किए और 3 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। चार्ज क्लाउड 1, 2, 3, 4, 5, 5 चार्ज क्लाउड, मतलब शेप कैसी हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में डबल बॉन्ड O जो होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। क्यों, हम बैंड रूल में ये भी देख लेंगे।
एक्चुअली मैं इसका रीज़न जिन्होंने बेंट रूल पढ़ लिया है उनके लिए रिवाइज करा दे रहा हूँ कि फ्लोरीन मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऐसी जगह पर आना पसंद करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसलिए फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पोजीशन पर जाना पसंद करता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो उसको हम बेंट रूल में इसको समझा लेंगे। अभी क्या करना है, याद रख लो कि डबल बॉन्ड वो कहाँ पर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है ना, और शेप कैसी हो जाएगी, आइडियल शेप है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको नहीं भी याद होती तो इस केस में तो आप किसी को भी कहीं पे भी रख दो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही आती, तुक्के में भी आंसर सही आता, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट है XeO2F4, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन ने शेयर किए, 4 फ्लोरीन है ना, 4 फ्लोरीन ने शेयर किए और 2 ऑक्सीजन ने, सारे शेयर हो गए। चार्ज क्लाउड गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 चार्ज क्लाउड, मतलब ऑक्टाहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल था ये तो। नेक्स्ट ClO2 माइनस, Cl पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक लोन पेयर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8। अब O2 तो 4 शेयर हो गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर हो गए। चार्ज क्लाउड गिनो, 1 2 3 4, 4 चार्ज क्लाउड। शेप कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आने की वजह से कैसा केस हो गया, पानी की तरह। ठीक है ना, तो कैसी शेप हो जाएगी, बेंट शेप या फिर वी शेप। दैट्स ऑल बच्चों, शेप में बस इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और इन सारी शेप्स को रिमाइंड कर लेना, ये आपको याद होनी चाहिए, और सबके बीच में एंगल्स भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे।